राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने कंप्यूटर पीवाईक्यू सीरीज लेके आई है फॉर एसएससी मेंस एग्जाम, जिसमें सीएचएसएल मेंस एवं सीजीएल मेंस दोनों इंक्लूडेड है। इसमें हम ओनली पीवाईक्यूज लगा रहे हैं और हम एनालाइज कर रहे हैं, पैटर्न को समझ रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस, किस तरह के टॉपिक आपसे पूछे जा रहे हैं। साथ साथ हम बहुत ही डिटेल्ड जो है सॉल्यूशन इसके कर रहे हैं। हर एक ऑप्शन को हम बारीकी से एलिमिनेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या एक्चुअल में पूछता है और क्या ऑप्शन में दिए हुए हैं। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हम जो एसएससी मेंस के जो 2024 के एग्जाम्स थे उनका हमने एनालिसिस किया था। सीजीएल एस वेल एस सीएचएसएल मेंस के हमने एनालिसिस किए थे। अब जो है हम आगे की वीडियोस में 2023 के जो सीजीएल एग्जाम हुए थे, जो सीएचएसएल एग्जाम हुए थे, उसके मेंस में जो कंप्यूटर क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम लगाने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीजीएल टायर 2 का, जो कि 26 अक्टूबर 2022 को एग्जाम हुआ था। उसमें जो कंप्यूटर क्वेश्चंस पूछे गए थे आज हम उसको डिस्कस करेंगे। और आपको समझना है कि ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके जो 2025 का जो मेंस होगा उसमें। तो आपको इस सीरीज को पूरी देखना है और इंजॉय करते हुए देखना है। मेन चीज है कि आपको इंजॉय करते हुए देखना है, तभी आप चीज़ों को सीखोगे। सिर्फ देखने के बहाने देखोगे तो उससे चीज़ें आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो आज की हम क्लास जो है वो स्टार्ट करेंगे। आगे चलेंगे तो आपको पता है जो हमारा थीम श्लोक है, अभ्यास वैराग्यम तनिरोध, जिसका मतलब है कि प्रैक्टिस और डिटैचमेंट दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको से आप जो अपने माइंड को कंट्रोल में रख सकते हैं। एंड अगर आपने माइंड को कंट्रोल में कर लिया तो आप सब कुछ कर सकते हैं। माइंड से ही सब कुछ है। माइंड इज द बैकबोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये आपको समझना है। आप जो सोचते हैं, आपके दिमाग में जो थॉट्स आते हैं, वही बताते हैं कि आपका असली कैरेक्टर क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यही हमारा इस सीरीज का श्लोक है। ठीक है, तो इसी श्लोक के साथ जो है हम आज की सीरीज, आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। चलेंगे अपने पहले प्रश्न की तरफ, जो कि रहने वाला है ये, व्हाट इज अ सेल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल क्या है? आपने देखो, सेल जो है हम बायो में भी पढ़ते हैं, हमें पता है बेसिक यूनिट जो होती है वो सेल होती है। सेम उसी चीज़ के लिए आप समझिए माइक्रो एक्सेल क्या है। माइक्रो एक्सेल एक तरह की स्प्रेडशीट है जिसमें आप जो है अपने डेटा को स्टोर करते हैं, साथ में एनालाइज करते हैं, फंक्शन लगाते हैं, है ना। कुछ डेटा दे रखा है, उसको आपको सम करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या कुछ और करना है, तो वो हम किस में करते हैं? वो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करते हैं। तो उसके कंटेक्स्ट में सेल क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर पहला बोलता है द इंटरेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम इन अ वर्कशीट। तो रो और कॉलम जहां मिलती हैं उसको हम सेल बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन बोलता है अ सिंगल वर्कशीट विद इन अ वर्कबुक, उसको हम सेल बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन बोलता है अ सेपरेट फाइल यूज टू स्टोर डेटा, एक सेपरेट फाइल जहां पे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। या फोर्थ बोलता है स्मॉल डायग्राम या फिर चार्ट। तो आपको पता है सेल क्या होता है। सेल बेसिकली जहां पे रो और कॉलम मिलते हैं उस डब्बे को या फिर उस एरिया को हम सेल बोलते हैं। जैसे कि आप समझो, आपको पता है, देखिए ये कॉलम्स होती है आपकी, होती कि नहीं होती? ये कॉलम्स होती है। जैसे कि ये कॉलम ए है, ये कॉलम बी है, ये कॉलम सी है, ये कॉलम डी है, ये कॉलम ई है। वैसे ही रोज क्या होती हैं? ये रोज होती हैं। ठीक है, तो जहां पे एक रो और एक कॉलम मिल रही है, मान लो हम इसकी बात करें, इस डब्बे की बात करें, इस डब्बे की, तो यहां पे ये देखो, ये रो यहां मिल रही है, ये रो यहां, ये कॉलम यहां मिल रही है, तो इसको हम सेल बोलेंगे। तो हर एक पर्टिकुलर आप देखेंगे कि ये कॉलम मिल रहा है यहां पे और ये रो मिल रही है। ठीक है, तो ये एक सेल है। तो एक एमएस एक्सेल जो है वो सेल से मिलके बना होता है। ये चीज आपको समझनी है। सेकेंड चीज आपको समझनी है वो ये है कि आप देख रहे हैं कि एक
सेल जो है जिसमें हाईलाइट कर रखा है, उसमें रेड कलर या फिर बोल्ड बोल्ड बाउंड्री है उसकी, तो जिस सेल पे हम काम करते हैं वो सेल जो है उसकी बाउंड्री डार्क हो जाती है, उस सेल को हम बोलते हैं एक्टिव सेल। क्या बोलते हैं हम उसको? एक्टिव सेल। इसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल, क्योंकि इस सेल पे हम काम कर रहे हैं। और यही सेल जो होता है, ठीक है, जिस पे हम काम कर रहे होते हैं, अच्छा सॉरी, डार्क बाउंड्री हो जाती है, लेकिन इस केस में ये है, ये आप देख रहे हैं ना, ये डार्क बाउंड्री ये है, तो ये एक्टिव सेल ये वाला है। ठीक है, ये तो आपको जस्ट सेल समझाने के लिए इसने वो मार्क कर दिया, लेकिन जहाँ पर डार्क बाउंड्री होती है वो हमारा एक्टिव सेल होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। ये जस्ट जो है बाद में एडिट करके हमने कर दिया है। ओके, तो ये हमारा जो है ये हमारा एक्टिव सेल है। ओके, और एक्टिव सेल जिसमें हम काम करेंगे, इस पर हम काम कर रहे हैं, इसी का एड्रेस जो है वो एड्रेस बार में मेंशन होता है। जैसे कि इसको बोलते हैं हम A1, ए हमारी कॉलम है, पहला जो होता है हमारा कॉलम होता है, और दूसरा हमारा रो होता है, तो फर्स्ट रो है। तो ये जो एक्टिव सेल है इसकी एड्रेस कौन सी है? A1 है। अगर मान लो हम इसकी बात करें, ठीक है, अगर हम इस पे काम कर रहे होते हैं तो देखो ये G कॉलम है ना, और रो कौन सी है? रो है आपकी 4, तो एड्रेस बार में लिखा होता G4। समझो, इस तरह से आप जो है हर सेल को जो है नेमिंग करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी है, पहले कॉलम आएगी फिर रो आएगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज़, एक बहुत सारे सेल मिलके जो है वो एक शीट बनाते हैं। इस शीट को हम बोलते हैं वर्कशीट। क्या बोलते हैं? वर्कशीट, या फिर पेज समझ लो आप। जैसे एक नोटबुक में एक पेज होता है ना, एक पेज बहुत सारी कॉलम रो से मिलकर बना होता है, तो सेम उसी तरह से है। जब बहुत सारे रोज और कॉलम मिल जाते हैं तो वो एक शीट बनाते हैं जिसको हम वर्कशीट बोलते हैं। उसको हमने यहाँ पे अपने नाम दे रखा है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो आप देख सकते हैं कि इस किताब में जो है 3 पन्ने हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। और जब बहुत सारी शीट मिल जाती हैं तो वो बनाती हैं क्या? वो बनाती है वर्कबुक, और वर्कबुक बनाती है। और वर्कबुक का नाम जो है वो यहाँ पे होता है। जैसे इस वर्कबुक का नाम है रोज कॉलम एंड शेल्फ, ये इसकी वर्कबुक का नाम है, इस किताब का नाम है। वर्क किताब समझ लीजिए, नॉर्मल भाषा में किताब। ठीक है, जो पन्ने होते हैं उनको हम वर्कशीट बोलते हैं, और जो किताब होती है उसको हम बोलते हैं वर्कबुक। तो एक वर्कबुक जो है बहुत सारे पन्ने यानी बहुत सारी वर्कशीट से मिलकर बनती है, और एक वर्कशीट जो है बहुत सारी कॉलम्स और बहुत सारी रोज से मिलकर बनती है, या फिर बहुत सारे सेल से मिलकर बनती है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है MS एक्सेल का। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अ हाई स्पीड मेमोरी is placed between central processing unit CPU and the primary memory known as dash memory। तो CPU और प्राइमरी मेमोरी के बीच में, CPU और प्राइमरी मेमोरी के बीच में एक मेमोरी होती है। उस मेमोरी का नाम पूछा है, कौन सी होती है? तो वो होती है आपकी कैशे मेमोरी। कौन सी होती है? कैशे मेमोरी होती है। कैशे मेमोरी जो होती है सब सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी होती है। ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंट डेटा जो है वो स्टोर होता है। उसके अलावा कैशे मेमोरी की कुछ आपको कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए, जैसे कि ये स्मॉल होती है और वॉलेटाइल नेचर होती है। वॉलेटाइल का मैंने क्या बताया कि जैसे ही आप कंप्यूटर वगैरह बंद करेंगे वैसे ही जो डेटा है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी फंक्शन क्या होता है? इट प्रोवाइड्स टू प्रोवाइड हाई स्पीड डेटा एक्सेस, डेटा एक्सेस टू प्रोसेसर। ठीक है, ये इसका फंक्शन होता है। अब समझो, अब एग्जांपल से समझाता हूं मैं। जैसे कैशे मेमोरी आप समझ लो, आपके घर की खुद की मेमोरी है। आपने अपने घर में किताबें रखी हैं, ठीक है, आपके घर में आपके नोट्स, कंप्यूटर के नोट्स रखे हुए हैं, और एक आपकी लाइब्रेरी में रखे हैं। ठीक है, तो आपको नोट्स चाहिए होंगे तो सबसे तेज तरीका क्या है कि आप अपने घर की लाइब्रेरी से ही निकाल लो, अपने घर की अलमारी से ही नोट्स निकाल लो, फालतू में क्यों लाइब्रेरी जाओगे? समझ रहे हो? तो कैशे मेमोरी सिमिलर टाइप की होती है। जब हमको फ्रीक्वेंट जो हमने अभी अभी डेटा देखा है उसको हमें वापस देखना होता है, तो जो CPU होता है वो डेटा कैश मेमोरी से लेता है, प्राइमरी मेमोरी के पास नहीं जाता है। तो उससे क्या है, उसकी टाइम की बचत होती है और फास्ट एक्सेस हो जाता है। तो ये चीज़ हेल्प करती है, कैशे मेमोरी इस चीज़ के लिए हेल्प करती है।
और याद रखना इसमें सिर्फ वही डेटा स्टोर होता है जो हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। मान लो अभी मैंने गूगल पर सर्च किया क्रिक बस, क्या स्कोर चल रहा है टीम का, तो ये जो डेटा है जो हमने अभी एक्सेस किया, ये आपका कैशे मेमोरी में स्टोर होगा। तो जैसे ही आप अगली बार जब भी आप सी लिखेंगे तो क्रिक बस जो है ऑप्शन तुरंत खुल जाएगा, अपने आप दिखने लगेगा। समझ रहे हो? तो ये इसका काम होता है कैशे मेमोरी का। तो अगर मैं लिखूं इसको, इट स्टोर्स frequently used computer programs, applications and data, जो हमने अभी इस्तेमाल किया है उसी को ये स्टोर करती है। और याद रखना ये वॉलेटाइल प्रवृत्ति की होती है, वॉलेटाइल नेचर की होती है। और मैं थोड़ा सा बताऊं तो आपको पता है जो कंप्यूटर होता है उसके कंपोनेंट क्या होते हैं। एक तो इनपुट डिवाइस होता है जहां से इनपुट लेते हैं, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, माइक्रोफोन हो गया। ये क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं। ये क्या है? आपके इनपुट डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। एक होता है आउटपुट डिवाइस जो निर्देश को दिखाते हैं, है ना, जो जैसे मॉनिटर, जो स्क्रीन होगी, प्रिंटर, स्पीकर, ये क्या है? आउटपुट डिवाइसेस हैं। और बीच में आपका सीपीयू होता है। बीच में क्या होता है? सीपीयू होता है। सीपीयू के 3 यूनिट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट्स, एएलयू और मेमोरी। कंट्रोल यूनिट्स जो है वो डेटा कैसे इंस्ट्रक्शन कौन सा स्टेप पहले आएगा, कौन सा स्टेप बाद में आएगा, ये कौन कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल यूनिट्स करता है। एएलयू क्या करता है? एएलयू आपके अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन करता है, मतलब एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, ये कौन करता है? ये एएलयू करता है। और इंटरनल मेमोरी जो है स्टोर करने का काम करती है। इंटरनल मेमोरी 2 प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं मेन मेमोरी या फिर इसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, और दूसरे को हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। और इसके अलावा और मेमोरी होती है जैसे कि कैशे मेमोरी भी, ये अलग यूनिट है, ये इसी मेमोरी का यूनिट पार्ट नहीं है। और एक रहता है रजिस्टर्स। याद रखना है कि जो रजिस्टर होते हैं वो आपके सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती हैं, इससे तेज कोई भी नहीं है। और सेकंड नंबर पे आती है आपकी कैशे मेमोरी, स्पीड के चक्कर में, फास्टेस्ट स्पीड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। और कैशे मेमोरी जो होती है वो सीपीयू और मेन मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी के बीच में काम करती है, ऐसा बफर की तरह काम करती है। तो ये चीज़ भी आपको समझनी है। जैसे कि मैंने आपको पिछले डायग्राम में समझाया कि जो कैशे मेमोरी है ये प्राइमरी मेमोरी या फिर इसको रैम कह लो आप, रैम और सीपीयू के बीच में काम करती है। तो इसको ऐसा हम बफर देख सकते हैं, इट एक्ट एज अ बफर बिटवीन सीपीयू एंड रैम और सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी। तो ये सारी चीज़ आपको कैशे मेमोरी के बारे में पता होनी चाहिए। आगे आते हैं, विच बैकअप डिवाइस प्रोवाइड अ कन्वीनियंट वे टू क्रिएट सिस्टम इमेजेस एंड कंप्लीट बैकअप्स दैट मे रिक्वायर लेंथी रिस्टोरेशन प्रोसेस। बैकअप डिवाइस क्या होता है? जहां पे हम डेटा को अपने बैकअप करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि ऐसा कौन सा बैकअप डिवाइस है जहां पे वो एक सिस्टम क्रिएट कर देता है इमेजेस और कंप्लीट बैकअप के लिए, बट वो लेंथी रिस्टोरेशन प्रोसेस लगता है, मतलब कि टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लेता है, टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लेगा। दो डिवाइसेस बहुत प्रकार के होते हैं जो बैकअप करते हैं, है ना। आपके फ़ोन में भी गूगल ड्राइव है, वो क्या करती है? आपकी इमेजेस का बैकअप कर लेती है, करती है कि नहीं? वीडियो बैकअप कर लेती है, ठीक है। वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया। पर हम यहाँ पे फिजिकल डिवाइस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? फिजिकल डिवाइस की। तो ऐसा बैकअप डिवाइस जहाँ पे इमेजेस और बैकअप बनाना ईजी हो लेकिन वो टाइम बहुत लेता हो, तो ऐसे डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? टेप ड्राइव, नेटवर्क अटैच स्टोरेज NAS, या DVD, या फिर SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो देखो, जो नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज है NAS, जो SSD है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये आपकी SSD होगी, दिस इज योर SSD, ये आपकी DVD है, और ये है आपका नेटवर्क स्टोरेज डिवाइस NAS, और ये आपकी टेप ड्राइव है। देख रहे हैं? ये फिजिकल स्टोरेज डिवाइस है, इनमें डेटा स्टोर होता है, ठीक है, समझ रहे हो। ये ध्यान देने वाली बात यह है कि जो SSD और जो NAS होते हैं ये आपके फिजिकल डिवाइस तो होते हैं, बैकअप डिवाइस, लेकिन इसमें टाइम जो है बहुत कम लगता है, बहुत फास्ट जो है ये स्टोर कर लेते हैं।
लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, जिसको लेंथी स्टोरेज रिस्टोरेशन प्रोसेस लगे। डीवीडी में भी कम टाइम लगता है, आपको पता है। जितनी आपकी एक तो क्या डीवीडी में तो पहली बात तो डेटा कम स्टोर होता है ना, एमबीस में कुछ डेटा स्टोर होता है, लेकिन जो है इसमें टाइम कम लगता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा टेप ड्राइव, टेप ड्राइव। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, दिस इज टेप ड्राइव। यहाँ पे जो है बैकअप स्टोर, ये सारे के सारे बैकअप डिवाइस हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए, सारे के सारे बैकअप डिवाइसेस हैं। ठीक है, उसमें से जो टेप ड्राइव है ये बैकअप कर लेता है, इजीली कर लेता है, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, और इसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, और यहाँ पे डेटा जो है इसमें लॉस नहीं होता। ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है फॉर लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव फॉर लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज। तो ये चीज़ आपको समझनी। ठीक है, अगर ऐसा देखो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा बैकअप डिवाइस नहीं है, तो आपको समझना है ये चारों हमारे बैकअप डिवाइस हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ओके, टेप ड्राइव, एनएएस, एनएएस को क्या फुल फॉर्म है, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, और एसएसडी का क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, और डीवीडी का क्या है, डीवीडी का क्या है, डीवीडी का आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे क्या फुल फॉर्म है। इतना तो सीडी और डीवीडी का तो आपको बेसिक फुल फॉर्म पता होना ही चाहिए। आगे आते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपसे पूछा है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी का प्राइमरी रोल क्या है, सर्वप्रथम जो है उसका काम क्या होता है। इट प्रोवाइड्स टेम्पररी स्टोरेज फॉर डेटा दैट दिस सीपीयू इज करेंटली प्रोसेसिंग। बिल्कुल सही जवाब। ये जो है टेम्पररी डेटा को स्टोर करता है जिस पे सीपीयू अभी काम कर रहा है। ठीक है, आपको पता है जो रोम होती है, रैम और रोम दो होती हैं प्राइमरी डिवाइसेस। जो रोम होती है वो कैसी होती है, वो परमानेंट होती है, वो नॉन वॉलेटाइल होती है, जबकि रैम जो होती है वो टेम्परेरी स्टोर करती है। इसका मतलब क्या है, ये वॉलेटाइल नेचर की होती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज फॉर प्रोग्राम्स, ये किसका काम है, रोम का। ठीक है, स्टोरिंग परमानेंट डेटा फाइल्स, है ना, ये भी आप रोम कह लो या फिर बैकअप डिवाइसेस कह लो, कहीं कुछ भी कर लो, जो सेकेंडरी डिवाइसेस है ये भी वो कर सकता है। मैनेजिंग पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल मतलब कि जो हम डिवाइसेस बाहर से कनेक्ट करते हैं, जैसे कि आपकी पेन ड्राइव हो गई, है ना, सीडी हो गई, ये क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। तो इनको मैनेज करने का काम कौन करता है, वो तो सीपीयू का है ना भाई, वो रैम का थोड़ी है। समझ लो, तो ये चीज़ है। और यहाँ पे हम रैम और रोम की थोड़ी सी डिफरेंस समझ लेते हैं। वैसे तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन ये इनके बारे में पूछता है। पहली बात, ये दोनों की दोनों क्या है, प्राइमरी मेमोरीज हैं। क्या है, प्राइमरी मेमोरीज। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रैम जो है वॉलेटाइल नेचर की होती है। वॉलेटाइल का मतलब क्या है कि डेटा जो है वो कंप्यूटर बंद करते ही लॉस्ट हो जाएगा, गुम हो जाएगा, गायब हो जाएगा। रीड ओनली मेमोरी जो है वो परमानेंट होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है, उसमें डेटा जो है वो हमेशा सुरक्षित रहता है। टेम्परेरी स्टोरेज, परमानेंट इंस्ट्रक्शन, सेम बात है। रैम जो है जो उस पर सीपीयू अभी काम कर रहा है ना, उस डेटा को स्टोर करती है, इसलिए वो बहुत फास्ट होती है। ठीक है, और इट कैन बी चेंज, डेटा जो है वो चेंज कर सकते हैं हम उसमें। रोम में हम इतनी आसानी से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रोम के बहुत सारे प्रकार हैं। आपको पता है ई पी रोम आपने पढ़ा होगा, पी रोम पढ़ा होगा, है ना, डबल पी रोम पढ़ा होगा, है ना। तो आपको पता है कौन सी जो है उसमें इरेजेबल होती है, कौन सी नहीं होती है, लेकिन इतना आसानी से काम नहीं होता है। ठीक है, और रैम जो है सबसे महंगी होती है कंपेयर टू रोम। और इस रोम में जो है वो ये बूटिंग प्रोसेस जो है जिसको हम बायोस बोलते हैं वो स्टोर होता है। बायोस जो है फाइल्स जो हैं बायोस की वो स्टोर होती है। और ये अभी मैंने बताया आपको कि जैसे जब सीपीयू काम कर रहा है तब ये एक्टिव होती है। इसके एग्जांपल हैं DDR4 और DDR5, ये जो है मॉडर्न लैपटॉप्स वगैरह में यूज़ होती हैं। और इसके एग्जांपल है, अगर रोम की मैं बात करूँ तो एक फ्लैश रोम होती है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है मॉडर्न एरा में। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस आपको पता होनी चाहिए रिलेटेड टू रैम एंड रोम, जिनके बारे में बार बार जो है आप देखेंगे हर
मेंस एग्जाम में इनके बारे में एक ना एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप अच्छे से पढ़ डालिए, ठीक है। आगे आते हैं। व्हाट इज फायरवॉल इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी के संदर्भ में फायरवॉल्स का क्या मतलब है। फायरवॉल अगर नाम देखें तो जलती हुई दीवार है, आग लगी हुई दीवार, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। बट कह सकते हैं एक वॉल तो है, पर ये नेटवर्क सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में पूछ रहा है। तो अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट स्प्रेड्स थ्रू ईमेल अटैचमेंट, ऐसा वायरस या फिर ऐसी मालवेयर जो कि ईमेल अटैचमेंट में अपने आप को चिपका लेता है और कंप्यूटर में फैल जाता है। तो ये तो आप देख सकते हैं ये वायरस का टाइप है ना। तो ये क्या है, ये वो नहीं है, फायरवॉल नहीं है। अ हार्डवेयर डिवाइस यूज टू बूस्ट नेटवर्क परफॉर्मेंस, एक हार्डवेयर डिवाइस जो है नेटवर्क की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए काम आता है, ये भी नहीं है। अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर, एक सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन जो कि फाइल्स और फोल्डर को मैनेज करता है, जैसे कि आपका गूगल फाइल जो है मोबाइल में आप यूज़ करते नहीं है, ऐसा है। तो ये क्या करता है, वो बेसिकली आपको फाइल्स और फोल्डर मैनेज करता है। यहाँ पे हम नेटवर्क सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो इसी से आप समझ जाइए। यहाँ देखो साफ साफ, अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म दैट फिल्टर्स एंड कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक, ये है इसका सही जवाब। एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जो नेटवर्क के ट्रैफिक, नेटवर्क से जो आप डेटा ले रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, उसको फिल्टर करता है और कंट्रोल करता है, जिससे मतलब कि ऐसा वायरस वगैरह कुछ ना आ जाए जो आपके सिस्टम को स्लो कर दे, जो आपके सिस्टम को जो है आपकी चीज़ें वगैरह हैं, प्राइवेसी वाली जो चीज़ें हैं वो उठा ले जाए। याद रखना, फायरवॉल जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस उसको बोला जाता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी। अब मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। जैसे ये मान लो ये आपका पीसी है, ये आप हो, आप लगे हो अपने इस पे काम करने में, आप इंटरनेट से जुड़े हुए हो, ठीक है। तो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं तो आप मान लो कोई डाउनलोड कर रहे हैं या अपलोड कर रहे हैं या फिर डाउनलोड कर रहे हैं कोई फाइल वगैरह, कोई इमेज वगैरह, कुछ भी, ठीक है, पीडीएफ वगैरह कुछ मान लो। और वहीं पे हैकर बैठा हुआ है। हैकर सोच रहा है कि भैया इसको इंटरनेट पे आने दो, इसके पासवर्ड जो है एटीएम वगैरह के सब उड़ा ले जाऊंगा मैं, है ना। तो वो क्या करेगा, जो चीज़ आप डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हो उसी चीज़ में, उसी डॉक्यूमेंट में वायरस चिपका देगा, ठीक है। और वो आपने डाउनलोड करी। फायरवॉल का काम क्या है, फायरवॉल का काम ये है कि जैसे ही वो डाउनलोड करके यहाँ तक पहुंची, वो चेक करेगा कि भैया ये सही है कि नहीं है। अगर सही नहीं है तो उसको डाउनलोड ही नहीं होने देगा, आपको बता देगा, नोटिफिकेशन दे देगा कि भाई इसमें जो है वायरस है। इस तरह से जो है हैकर जो है आपके सिस्टम में नहीं पहुंच पाते हैं। तो फायरवॉल इस तरह का काम करता है। इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर योर कंप्यूटर और योर लैपटॉप। तो ये चीज आपको समझनी है, ओके। आगे आते हैं। When the sender and receiver of an email are on the same system, we need only dash user agent। अब यूजर एजेंट क्या होते हैं, यूजर एजेंट जो है वो मतलब कि नॉर्मल जो लोग हैं, जैसे हम लोग जैसे लोग हैं, है ना, उनको हम यूजर एजेंट बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में। आपसे बोला गया है अगर मान लो एक ही सिस्टम में मैसेज भेजने वाला भी है और एक ही सिस्टम में मैसेज रिसीव करने वाला भी है, तो कितने यूजर एजेंट की जरूरत पड़ेगी। सिंपल सी बात है, एक ही सिस्टम में है तो एक यहाँ पे दो लोगों की जरूरत पड़ेगी, समझ रहे हो। अगर सिस्टम अलग होता, एक सिस्टम यहां होता है, एक सिस्टम यहां होता, तो मान सकते हो कि एक और तीसरे पर्सन की जरूरत पड़ जाती जो आपके मैसेज को आगे फर्दर पहुंचाता, लिंक करवाता दो सिस्टम को। तो वहां पर 3 लोगों की जरूरत पड़ जाती। लेकिन आप सेम सिस्टम में हो, क्वेश्चन पढ़ो, सेम सिस्टम में हो आप, तो वहां पर जो है सेंडर और रिसीवर के लिए कितने एजेंट चाहिए होंगे, 2 एजेंट चाहिए होंगे, एक सेंडर एक रिसीवर। याद रखना, सेंडर जो टेक्स्ट मैसेज भेजता है उसको हम मैसेज बोलते हैं, रिसीवर जो वापस रिप्लाई करता है उसको हम फीडबैक बोलते हैं, और जिस मीडियम के थ्रू ये मैसेज जाता है उसको हम चैनल बोलते हैं, ठीक है। और कुछ ही प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं जिसको हम जीमेल में हम क्या बोलते हैं, SMTP प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो एक मैसेज से दूसरे मैसेज को भेजती है ना। और इंटरनेट से करेंगे तो TCP/IP हो जाएंगे। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके बारे में हमें इतना नहीं जानना है,
तो आपको ये बेसिक चीज़ें समझनी है, ठीक है। आगे आते हैं। इन दी कंप्यूटर्स रजिस्टर्स, कंप्यूटर के जो रजिस्टर्स होते हैं, मैंने को बताया ना कि कंप्यूटर के मेमोरी डिवाइसेस में रजिस्टर भी एक होता है जो जिसकी सबसे फास्टेस्ट स्पीड होती है। MAR की डेफिनेशन क्या है? MAR क्या होता है कंप्यूटर रजिस्टर की परिभाषा में? इट्स मेन एक्सेस रजिस्टर, मेमोरी एक्सेस रजिस्टर, या मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, या मेन एड्रेस रजिस्टर। तो MAR की फुल फॉर्म है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। अब क्या होता है, थोड़ी सी मैं ये बात बताता हूं, आप ये समझेंगे अगर मैं आपको समझाऊं बेसिकली, तो इस तरह से समझिए, आप यहां पर डायग्राम समझिए। जो मेमोरी मैनेजमेंट होती है ना, उसमें सबसे ऊपर आपके होते हैं रजिस्टर, क्योंकि ये सबसे फास्टेस्ट होते हैं। सेकंड फास्टेस्ट क्या होते हैं? कैशे मेमोरी। और थर्ड में क्या आते हैं? प्राइमरी वाले, प्राइमरी मेमोरी। और फोर्थ में आते हैं आपकी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब जो रजिस्टर्स होते हैं सबसे तेज होते हैं, ये बहुत प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, और हर किसी का अपना अपना अलग अलग काम है, स्पेसिफाइड काम है। उसी का एक रजिस्टर जो होता है वो उसको हम बोलते हैं MAR। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ और कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखो, यहाँ आप देख सकते हैं एक ये सिंबल है, इसको हम बोलते हैं डाटा रजिस्टर। नाम से समझिए, ये जो डेटा है उसको स्टोर करता है, इट्स होल्ड मेमोरी ऑपरेंड्स। एक होता है AR, है ना, इसी को हम बोलते हैं मेमोरी MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये क्या करता है? ये बेसिकली क्या करता है? इट होल्ड द एड्रेस फॉर मेमोरी। ये मेमोरी का एड्रेस स्टोर करता है, आपका पता कि ये डेटा को हमें कहाँ रखना है ना। जैसे आपको, जैसे मान लो आपको, जैसे आप किसान है, किसान को जो है कोई सब्जी वगैरह स्टोर करवानी है तो कोल्ड स्टोरेज जाएगा। अब कोल्ड स्टोरेज तो बहुत सारे हैं, है ना, तो कहाँ लेके जाएगा? तो एक पर्टिकुलर एड्रेस पे लेके जाएगा। तो वो एड्रेस कौन स्टोर करता है? कंप्यूटर के केस में वो स्टोर करता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। आपने एक फोटो डाउनलोड करी, वो फोटो कहाँ, आप खुद तो कर रहे हैं, लेकिन बैक हैंड में क्या है, वो कंप्यूटर उसको मेमोरी प्रोवाइड कर रहा है अपने सिस्टम में, है ना। तो वो कौन काम करता है? वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर करता है। एक होता है एक्यूमुलेटर, जिसको हम AC से रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रोसेस रजिस्टर होता है, प्रोसेसर रजिस्टर होता है। ये बताता है कि कौन कौन से प्रोसेसर जो हैं वो कैसे कैसे मतलब कि एग्जीक्यूट होंगे। एक होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये इंस्ट्रक्शन के कोड क्या बोलते हैं, होल्ड करता है। मतलब कि जैसे कि मान लो आपने क्या बोलते हैं कुछ कंप्यूटर को काम दे दिया, है ना, कंप्यूटर को काम दे दिया आपने, 3-4 काम बता दिए, 1 2 3 4 काम बता दिए। अब कंप्यूटर जो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करेगा, इन सबको जो है नंबरिंग दे देगा और बोलेगा कि भैया ये वाला काम सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद ये वाला काम होना चाहिए, उसके बाद ये वाला काम होना चाहिए, उसके लास्ट में, सबसे लास्ट में ये वाला काम होना चाहिए, है ना। तो ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। प्रोग्राम काउंटर क्या है? ये उस प्रोग्राम का एड्रेस जो है होल्ड करता है जिस पे हम करंटली काम कर रहे हैं। मान लो ये पहला वाला काम हो रहा है ना, इस पे काम चल रहा है, तो इसका एड्रेस होल्ड करेगा। टेम्परेरी रजिस्टर जो है ये टेम्परेरी डेटा होल्ड करता है। इनपुट रजिस्टर जो है, आपने कीबोर्ड से या माउस से जो इनपुट दिया, वो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा? वो इनपुट रजिस्टर में जाता है पहले, है ना, वो वहां पे उसकी इनपुट कैरेक्टर की होल्ड करता है कि आपने ये टाइप किया। आउटपुट रजिस्टर ऑन दी अदर हैंड अपोजिट है इनपुट रजिस्टर का, ये जो है आउटपुट कैरेक्टर को होल्ड करता है, जो आप दिखाना चाह रहे हैं मेमोरी में, है ना। मैं ऐसी लाइन खींच रहा हूं, ये आपको दिख रही है ना स्क्रीन में, तो ये मैं इनपुट दे रहा हूं, वो इनपुट रजिस्टर में जा रहा है, लेकिन आपको दिख रही है लाइन, तो ये आउटपुट रजिस्टर के थ्रू आपको दिख रही है। तो ये कुछ रजिस्टर्स होते हैं जो कि CPU में होते हैं, जिनका सिर्फ स्पेसिफाइड रोल है, सबका एक अपना खुद का रोल है। अगर मैं MAR की बात करूं तो ये आपका MAR होता है, ये आप देख सकते हैं, दिस इज योर MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इसमें सब कुछ होता है। देखो आपको ये प्रोग्राम काउंटर भी दिखेगा, इंस्ट्रक्शन डिकोड दिखेगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर दिखेगा, टेम्परेरी रजिस्टर दिखेगा, मेमोरी बफर रजिस्टर दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। ये सब क्या है? CPU का हिस्सा है। CPU में अलग से सेपरेट यूनिट्स हैं, ठीक है। तो वो इस तरह से काम करती है। ये आपकी 3 बसेस होती हैं, कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डेटा बस। डेटा बस में आपका डेटा रहता है, एड्रेस बस में आपका एड्रेस रहता है जहां पे काम होगा, और कंट्रोल बस में आपके इंस्ट्रक्शन रहते हैं, कौन सा क्या सीक्वेंस फॉलो करेंगे। 3 तरह की बस होती हैं। इन तीनों बसेस पे जो है
रजिस्टर्स वगैरह जो है, प्रोग्राम काउंटर वगैरह जो है, वो सब काम कर रहे होते हैं। ये बैकएंड का काम है, ठीक है। आपको बस जो है, देखो आपने अपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिर्फ और सिर्फ फुल फॉर्म पूछा है ना, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के बारे में पूछ लेगा, तो वो चीज़ आपको बस पता होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी रजिस्टर जो हैं ये सारे जगह हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनका फुल फॉर्म पूछ सकता है, ठीक है, ओके। और जैसे कि MARS के आगे M लगा लीजिएगा, कि अगर पूछ लेगा तो MDR पूछ सकता है या MAC पूछ सकता है ना। तो ये मेमोरी एक्यूमुलेटर हो गया, ये मेमोरी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो गया, इस तरह से ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ जाएंगे, ओके। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ GUI बेस्ड यूजर एजेंट इन ईमेल। ईमेल में GUI क्या होता है, इसको बोलते हैं हम, फुल फॉर्म इसकी है ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। तो आपसे पूछा है कि जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से जो है कौन सा जो है अपना वो जो है जो ईमेल यूज करता है वो GUI बेस्ड होता है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस बेस्ड होता है। नेस्कैफे, मेल, एल्म, पाइन। तो देखो आप, जो नेस्कैफे है वो आपका GUI बेस्ड होता है, और बाकी जो तीनों हैं वो आपके या तो कमांड लाइन होते हैं या टेक्स्ट बेस्ड होते हैं, या तो कमांड लाइन होंगे या आपके टेक्स्ट बेस्ड होंगे, ठीक है। बस ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ओके। तो ये आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस इन अ कंप्यूटर। अभी हमने डिस्कस किया इनपुट डिवाइस क्या होता है ना। तो मैं फिर भी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको। देखो ये आपका बेसिक कंप्यूटर का स्ट्रक्चर है, बीच में CPU है, इधर इनपुट है, इधर आउटपुट है। 3 स्टेप होते हैं डायग्राम में, या फिर 3 कंपोनेंट होते हैं, एक को हम बोलते हैं इनपुट, दूसरे को हम बोलते हैं CPU, तीसरे को हम बोलते हैं आउटपुट। इनपुट जो है डेटा को लेता है, डेटा को लेने का काम किसका है, इनपुट का है। फिर वो CPU में जाएगा जहां पर डेटा जो है वो प्रोसेस होगा, ठीक है, कंप्यूटर भाषा में, और फिर वो जो है वो आपको शो होगा किसमें, आउटपुट में। और इसको इनपुट लेने के लिए हम यूज करते हैं इनपुट डिवाइसेस, जैसे कि कीबोर्ड, माउस। आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हो जाएंगे, जो आपको डेटा शो कर रहे हैं। जैसे आप जो है मेरी स्क्रीन में देख रहे हैं, ये स्क्रीन क्या है, बेसिकली मॉनिटर है। आप अपने मोबाइल में देख रहे हैं, वो क्या है, टच स्क्रीन है, समझ रहे हो। तो मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइसेस, जिसमें डेटा जो है शो होता है, ठीक है। ये देखिए इनपुट डिवाइसेस में क्या आ जाएगा, आपको कीबोर्ड हो जाएगा, माउस हो जाएगा, आपका जॉयस्टिक हो जाएगा, जो गेमिंग के लिए यूज करते हैं, उसमें भी आप इनपुट दे रहे हैं ना। इससे बोल रहे हैं कि भाई लेफ्ट चलो, लेफ्ट चलो, लेफ्ट चलो, राइट चलो, राइट चलो, राइट चलो, ठीक है। स्कैनर क्या है, स्कैनर इमेज को ले रहा है, समझ रहा है, तो वो भी इनपुट डिवाइस हो गया। बारकोड रीडर हो गया, आपको बारकोड को समझ रहा है, इनपुट ले रहा है, वो भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। आउटपुट में जो आपको शो कर रहे हैं, मॉनिटर, हेडफोन है ना, आप फोन में गाना बजा रहे हैं तो आप आवाज़ किससे आ रही है, हेडफोन से आ रही है, तो क्या है, आउटपुट डिवाइसेस। प्रिंटर, आप पेज में प्रिंट कर रहे हैं चीज़ों को, वो क्या है, आउटपुट डिवाइसेस। स्पीकर भी आपका एक आउटपुट डिवाइसेस है, ठीक है। समझ गए होंगे आपको इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस में क्या अंतर है। इनपुट डिवाइसेस डेटा लेते हैं, आउटपुट डिवाइसेस डेटा शो करते हैं, इतनी चीज़ आपको समझनी है, ओके। तो अब मैं बात करूं क्वेश्चन की, तो स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर या टच स्क्रीन। तो देखो एक्चुअल में ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाफ गलत है। क्यों, देखो स्पीकर तो आपका आउटपुट डिवाइस है, अभी हमने देखा। प्रिंटर और मॉनिटर ये भी आउटपुट डिवाइस है, बट जो टच स्क्रीन है वो भाई मेरे इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस हैं। ये जो है इसका आंसर तो हो जाएगा, लेकिन ये इनपुट एंड आउटपुट दोनों डिवाइसेस हैं। अब कैसे हैं ये मैं आपको समझाता हूं। आपका मोबाइल है, आपका मोबाइल है, उसकी जो टच स्क्रीन है, जब आप जो है व्हाट्सएप खोलते हैं तो व्हाट्सएप पे उंगली करते हैं, तो आप इनपुट दे देंगे अपने क्या बोलते हैं मोबाइल को कि मुझे व्हाट्सएप खोलना है। तो क्या हो गया, इनपुट दे दिया, इनपुट डिवाइस हो गया। अब उसने व्हाट्सएप खोल दिया, आपकी आंखों के सामने दिख रहा है, तो वो क्या है, वो आउटपुट डिवाइस भी हो गया। तो टच स्क्रीन बेसिकली इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस की तरह काम करती है। पर क्योंकि इस ऑप्शन में बाकी 3 आउटपुट थे, तो हम टच स्क्रीन के साथ जा सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ओके।
आगे आते हैं। A dash is an organization that connects its subscriber using modem to the internet। ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने सब्सक्राइबर को ये फायदा देती है कि वो मॉडेम के थ्रू जो है इंटरनेट में अपने कंप्यूटर को जोड़ सके। ठीक है, अब मॉडेम क्या होता है, तो आपने देखा होगा पहले के टाइम पे जैसे ये सीपीयू होता था तो एक पेन ड्राइव टाइप की बन जाती थी, है ना, ऐसे ऐसे पेन ड्राइव टाइप की बन जाती थी जिसको आप कनेक्ट करते थे तो कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट से कनेक्शन पा लेता था, है ना। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ISL, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या बोलते हैं, ISL, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो मॉडेम के थ्रू जो है अपने सब्सक्राइबर को इंटरनेट प्रोवाइड करती है। और ये मॉडेम कहाँ लगता है, वो USB वाला जो एरिया होता है ना CPU में, वहां पे लगता है। अब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। वेब सर्वर, वेब ब्राउजर, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब URL क्या होता है, बेसिकली जैसे आप गूगल पर सर्च कर रहे हैं, कुछ चीज़ कर रहे हैं, है ना, तो जो चीज़ आप सर्च कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं URL। तो वो कैसे होती है, वो आप मैंने आगे मेंशन कर रखी है, नहीं कर रखी है, मैं आपको बताता हूँ फिर। ठीक है, जैसे आप वो जैसे www.google.com है ना, इसको आप इस पे जा रहे हैं आप, तो ये क्या है, बेसिकली URL है। इससे पहले यहाँ पे HTTPS लिखा होता है ना, ये क्या है, ये आपका URL है ना। तो ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा कि जिस चीज़ को आप सर्च करते हैं इंटरनेट पे, दैट इज जो एड्रेस होता है वो आपका URL होता है। ठीक है, उसके बाद जहां से डेटा आता है इंटरनेट पे उसको हम वेब सर्वर बोलते हैं। वो बैकएंड में होता है, वो आपको दिखता नहीं है। ठीक है, मतलब आपने गूगल सर्च किया, है ना, गूगल खोला तो गूगल एकदम से आ गया, तो आपने जो मैसेज भेजा वो पहले वेब सर्वर पे गया, वेब सर्वर ने समझा कि इसको जो है गूगल की जरूरत है, उसने गूगल भेज दिया। ठीक है, वेब ब्राउजर क्या होता है, जिस ब्राउजर पे, जिस एप्लीकेशन पे आप जो है सर्च कर रहे हैं, जैसे गूगल क्रोम हो गया, है ना, या UC ब्राउजर हो गया, ओपेरा हो गया, उसको हम वेब ब्राउजर बोलते हैं। ठीक है, ये चीज, ये आपके ISL की वर्किंग है, किसकी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड, ISP की वर्किंग है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की। आप मान लो घर पे बैठे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं अपने, आप यूज़र हैं, ठीक है, आप जो है मॉडेम से कनेक्टेड होंगे। मॉडेम वो डिवाइस है जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को और आपके कंप्यूटर के बीच में लगा होता है, जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करता है। और वो मॉडेम जो है वो फ़ोन लाइन से कनेक्टेड होगा, फ़ोन लाइन जो है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड होगी, और वहाँ से जब मॉडेम के थ्रू जो है आप जो है आपके कंप्यूटर में इंटरनेट रिसीव होगा। अब जैसे कि ISP क्या होता है मैं आपको बताऊं, ISP वो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनसे आप इंटरनेट लेते हैं, जैसे कि आपका जियो हो गया, रिलायंस हो गया, है ना, BSNL हो गया, VI हो गया, ये सब क्या है, ये आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आपको इंटरनेट कनेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके ISP की वर्किंग है, इसको आप ध्यान से देख लेंगे एंड फुल फॉर्म याद रखेंगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, आगे आते हैं। व्हाट इज ट्रोजन इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, एक्चुअली में ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं इसको। तो ये क्या होता है, इट इज अ मलेशियस सॉफ्टवेयर डिस्गाइज्ड एज अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर टू गेन अनऑथराइज एक्सेस। ये एक तरह का वायरस होता है, आप कह सकते हैं, जो क्या है आपके सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मतलब ये देखिए, ये ऐसा बन जाएगा, अपने को ऐसा बना लेगा कि आपको लगेगा कि भाई ये मेरे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, आप उसको डाउनलोड करेंगे एंड वो आपके सिस्टम का पूरा कंट्रोल ले लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि और भी देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि 3 तरह के होते हैं, जो आप कन्फ्यूजन जो होता है वो 3 तरह की टर्म्स में होता है, एक होता है वायरस, एक होता है वर्म, एक होता है ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, वायरस क्या होता है, वायरस जो है वो एक तरह का सॉफ्टवेयर कह लो या फिर एक तरह का प्रोग्राम कह लो जो खुद को दूसरे प्रोग्राम के में चिपका लेता है, अटैच कर लेता है, फाइल्स वगैरह में चिपक जाएगा, जिससे जो है वो फाइल्स वगैरह को, डेटा को हार्म करता है।
वहीं जो वर्म होता है वो सिर्फ, वर्म क्या करता है, अपने आप को बढ़ाता रहता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है, ठीक है, मल्टीपल सिस्टम से, जिससे आपका सिस्टम जो है वो हैंग हो जाता है, समझ रहे हैं। वहीं ट्रोजन हॉर्स क्या है, ये आपके डेटा को चुराने का काम करता है। इट अपने आप को ये है अच्छा बन के दिखाएगा, ठीक है, और लेकिन एक्चुअली में ये आपके डेटा को चोरी कर लेगा, ठीक है, ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करता। ओके, सबसे फास्ट जो होता है वो वॉर्म होता है ना। ये अपने आप को इतनी तेजी से, अगर ये आपके सिस्टम में घुस गया तो इतनी तेजी से अपने आप को ये 1 से 2, 2 से 4, 5, 4 से 8 करेगा कि आपका सिस्टम तुरंत हैंग होने लग जाएगा, ठीक है। बस फर्क ये है, जो वायरस होता है ये आपके इंफॉर्मेशन को या तो एडिट कर देगा, कुछ चेंज कर देगा, या तो डिलीट कर देगा, है ना, ये चीज समझो। वर्म क्या करता है, ये अपने सिस्टम को स्लो कर देगा। लेकिन जो ट्रोजन हॉर्स होता है ये आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुरा लेता है, स्टील करता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। और क्या रखना है, ऑफन डिटेक्टेबल बाय एंटीवायरस, वायरस जो है आराम से जो है एंटीवायरस के थ्रू पकड़ा जा सकता है अगर आपका एंटीवायरस अपडेट है तो। क्योंकि वॉर्म क्या करता है, वॉर्म आपके सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज जो होती हैं, जो कमजोरियां होती हैं, उन पर हमला करता है। तो ये बहुत मुश्किल होता है पकड़े जाना। और ट्रोजन हॉर्स तो अपने आप को, मतलब कि आपका घर वाला बना लेगा, तो वो तो छुप जाएगा अपने आप को, अपने चेहरा छुपा लेगा, तो उसको तो वैसे ही पकड़ना बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। ये क्या करता है, मेक करप्ट और डिलीट फाइल्स, जैसे मैंने बताया, और इट मे कॉज सिग्निफिकेंट स्लोडाउन्स एंड नेटवर्क कंजेशन, और दिस कैन लीड टू डेटा ब्रीचेस एंड अनऑथराइज एक्सेस। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ट्रोजन हॉर्स की। तो ये तीन चीज़ें के बारे में आपको पता होना चाहिए। वायरस जो है आपकी फाइल्स को सिर्फ एडिट या डिलीट करता है, वॉर्म जो है वो आपके सिस्टम को स्लो करता है, लेकिन जो ट्रोजन हॉर्स होता है वो आपके सिस्टम को अनऑथराइज एक्सेस करता है, और आपकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जो आपकी बहुत ही प्राइवेसी वाली इंफॉर्मेशन है, उनको स्टील करता है, चुराता है। तो ये 3 चीज़ें आपको, मतलब 3 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जिन पे क्वेश्चन ऑलरेडी बनते हैं। ओके, आगे आते हैं। व्हाट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में वेब ब्राउजर की बात की। वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर वो एप्लीकेशन है जो आपको अलाउ करता है कि आप इंटरनेट पे कुछ सर्च कर सकें, ठीक है, जैसे कि एप्पल सफारी, ओपेरा, गूगल क्रोम, है ना, इस पे आप इंटरनेट पे जाके सर्च करते हैं। फेसबुक जो है वो आपका वेब ब्राउजर नहीं है, ये बेसिकली एक क्या है, ये ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है। या फिर इसको अगर आप दूसरी भाषा में बोलो तो इसको सोशल नेटवर्किंग सर्विस भी बोल सकते हो, है ना, या इंटरेक्ट करने में आपको हेल्प करता है आपके दूर दराज दोस्तों से या फिर किसी और पर्सन से, ठीक है। और क्या बताना चाहिए, ये कब बना था, 2004 में। किसने बनाया था, मार्क जुकरबर्ग ने, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, ये चीज़। और क्या एग्जाम्पल है वेब ब्राउजर के, तो आप देख सकते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका एक एग्जाम्पल है वेब ब्राउजर का, ठीक है। गूगल क्रोम अभी हमने देखा, एप्पल सफारी, ये जो एप्पल के फ़ोन वगैरह हैं या फिर मैक वगैरह है उसमें होता है। ओपेरा हो गया, ब्रेव हो गया, यूसी ब्राउज़र जो पहले बहुत चला था, है ना, जो आपके सैमसंग के छोटे छोटे मोबाइल थे उस समय यूसी ब्राउज़र वगैरह आता था, ओपेरा से यूसी ब्राउज़र। अब तो यूसी ब्राउज़र जो है वो गायब ही हो गया एक तरह से। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है ये विंडोज़ 10 विंडोज़ 11 में आपको देखने को मिलेगा, ये माइक्रोसॉफ्ट का खुद का ब्राउज़र है। मोजिला फायरफॉक्स भी एक वेब ब्राउज़र है। तो ये आपको कुछ 5-6 नाम जो हैं ये आपको पता होने चाहिए वेब ब्राउज़र के, जिनके बारे में ऑप्शन में पूछ लिया जाता है। आगे आते हैं, इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो 365 वर्जन जो है उसमें द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, जो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स होता है, कैन बी फाउंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स। तो ये किस टैब के अंदर आपको देखने को मिलता है, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, क्या ये लेआउट टैब के अंदर है, होम टैब के अंदर है, ड्रॉ टैब के अंदर है, या इंसर्ट। तो ये आपका लेआउट टैब के अंदर आपको देखने को मिलता है, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये जो आपके हैं
ये आपका टैब एरिया है, ये फाइल टैब हो गया, ये होम टैब है, ये इंसर्ट टैब है, ये पेज लेआउट टैब है, ये फॉर्मूला टैब है, डेटा टैब है, रिव्यू है, व्यू है ना, ये सारे आपके टैब्स हैं। तो आप देख सकते हैं, आपको क्लियर दिख रहा होगा कि पेज लेआउट का आपका टैब ओपन है, ठीक है। उसके ये सारे ऑप्शन है जिसमें थीम भी है, मार्जिन भी है, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया भी है, ब्रेक, बैकग्राउंड प्रिंट टाइटल्स भी है ना। और इसी में आप जो है ये पेज सेटअप जो है ये आप ऑप्शन देखते हैं, और पेज सेटअप के अंदर ही जो है आपका ये जो आपका पेज है वो आप पोर्ट्रेट मोड में जाते हैं या लैंडस्केप मोड में जाते हैं, ये सब जो ऑप्शन है ये सब यहीं पे अवेलेबल होते हैं। आपकी मार्जिन कितनी चाहिए, आपको हेडर फुटर कितना चाहिए, समझ रहे हो, ये सब किस में आते हैं, ये पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स है आपका, उसमें देखने को मिलता है। किसके अंदर आता है, ये पेज लेआउट के अंदर आता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। Which of the what is the function of cache memory in the computer's memory hierarchy? हायरार्की मैंने आपको बता दी है ना, समझाया था ना मैंने, पहले रजिस्टर आता, फिर कैशे मेमोरी, फिर प्राइमरी मेमोरी, फिर सेकेंडरी मेमोरी, वही है। और यहाँ पे मैंने आपको ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं कि सीपीयू और मेन मेमोरी, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, उसके बीच में कैश मेमोरी होती है और ये फास्ट होती है। आपको फंक्शन ही पूछा गया है, तो टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन द सीपीयू एंड मेमोरी, ये तो कंट्रोल यूनिट का काम है, ठीक है। टू प्रोवाइड परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा, ये किसका काम है, ये रोम का है। टू मैनेज द एलोकेशन ऑफ मेमोरी रिसोर्सेज टू डिफरेंट प्रोग्राम्स, मेमोरी एलोकेशन कौन करता है, आपने देखा था रजिस्टर, MER। टू स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज डेटा फॉर फास्टर एक्सेस बाय द सीपीयू, ये है कैशे मेमोरी का काम। जो आपने फ्रीक्वेंटली डेटा स्टोर किया उसको जल्दी से जल्दी फास्टर एक्सेस करने के लिए आपका जो है कैशे मेमोरी आपकी यूज होती है ना। ये हमने बार बार देखा है। और कैशे मेमोरी का और चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि अभी मैंने बताया था, इट इज़ अ स्मॉल मेमोरी हाई स्पीड रैम बफर लोकेटेड बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी के बीच में होता है। कैश मेमोरी होल्ड्स अ कॉपी ऑफ इंस्ट्रक्शंस और डेटा करंटली बीइंग यूज्ड बाय द सीपीयू, जो करंटली बीइंग यूज्ड है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड द मेन पर्पस ऑफ कैशे मेमोरी इज टू एक्सेलरेट योर कंप्यूटर व्हाइल कीपिंग द प्राइस ऑफ योर कंप्यूटर लो। कैशे मेमोरी का काम यह है कि आपको स्पीड फास्ट देता है, जिससे जो है आपकी जो है परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, बेटर हो जाती है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी है। दिस ऑल आर दी स्टेटमेंट अबाउट कैशे मेमोरी, जिसके आपको पता होना चाहिए। और कौन से नेचर की होती है, वॉलेटाइल नेचर की होती है, ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस करके बता चुका हूँ। आगे आते हैं, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर कॉपी इन मोस्ट विंडोज एप्लीकेशन, कॉपी के लिए क्या शॉर्टकट यूज करते हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस वाले सारे वीडियोस में बताया है कि कॉपी कट पेस्ट वगैरह जो है ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये पूछ लेता है बार बार। तो कॉपी के लिए हम यूज करते हैं Ctrl+C, Ctrl+X किसके लिए, कट के लिए, Ctrl+V किसके लिए, पेस्ट के लिए, Ctrl+Z किसके लिए, अंडू के लिए, है ना। तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और कौन कौन से फंक्शन आपको पता होनी चाहिए, सारे याद कर लो। Ctrl+A से आप ऑल सेलेक्ट करते हैं, Ctrl+B से आप बोल्ड करते हैं, है ना, जिसको अपन सेलेक्ट कर रखा है। Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+D से डुप्लीकेट, Ctrl+E से अलाइनमेंट, वो भी सेंटर वाला, ठीक है, सेंटर अलाइनमेंट आप करते हैं E से, F से फाइंड, G से गो टू, H से रिप्लेस, डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, I से इटैलिक कर देंगे टेक्स्ट को, G से जस्टिफाई अलाइनमेंट, ये अलाइनमेंट का टाइप है, ठीक है। K से आप हाइपरलिंक बना सकते हैं, जो आप क्विज वगैरह करने में हेल्प कर सकते हैं। L से आपका लेफ्ट साइड अलाइनमेंट, ठीक है। M से आप नई साइड क्रिएट कर सकते हैं, M से। और N से न्यू पेज या न्यू प्रेजेंटेशन, न्यू प्रेजेंटेशन आप क्रिएट कर सकते हैं N से। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। O से ओपन कर सकते हैं फाइल्स को, P से प्रिंट कर सकते हैं, Q से क्विट कर सकते हैं, R से राइट साइड अलाइनमेंट कर सकते हैं टेक्स्ट का, Ctrl+S जो है वो सेव करने के लिए यूज होता है, Ctrl+T जो है वो न्यू टैब के लिए यूज होता है ब्राउजर में, Ctrl+U जो है वो अंडरलाइन करने के लिए होगा, Ctrl+V पेस्ट करने के लिए, Ctrl+W जो है वो क्लोज करने के लिए होता है विंडो को,
कंट्रोल एक्स जो है कट करने के लिए होता है, कंट्रोल वाई रीडो करने के लिए होता है और कंट्रोल जेड जो है वो अंडू करने के लिए होता है। तो ये सारे जो है कंट्रोल बटन के साथ जो है यूज होते हैं। तो ये सारी आपको जो है याद होनी चाहिए, जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, आगे आते हैं। इन MS Excel 2019 व्हाट डज सम फंक्शन डू? सम फंक्शन का क्या काम है? तो आप नाम से समझ सकते हैं सम क्या करेगा, ऐड ही करेगा। तो इट एड्स अप द वैल्यूज इन अ रेंज, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। इट मल्टीप्लाइज द वैल्यूज इन अ रेंज, ये किसका काम है? ये मल फंक्शन का है, मल्टीप्लाई वाले फंक्शन का है। इट फाइंड्स द एवरेज ऑफ द वैल्यू, ये एवरेज फंक्शन का है काम। इट काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स, काउंट करने का काम क्या है? वो काउंट फंक्शन का है। ठीक है। और मैं अगर बात करूं और फंक्शंस की, तो आप ये बेसिक आपका सम फंक्शन का दे रखा है। तो मैंने आपको बताया है कि एक्सेल में हर फंक्शन जो है वो इक्वल टू साइन के साथ स्टार्ट होता है। तो मान लो ये आपको डेटा दे रखा है, आपको इस सब को जोड़ना है, तो आप यूज करेंगे सम। ये जो है ये रेंज है आपकी, ये क्या है? रेंज, मतलब कहां से लेके कहां तक आपको जोड़ना है। तो आप देख सकते हैं ये डी है, ये वाला जो बॉक्स है कौन सा है? ये डी है और ये 2 है, तो ये D2 बॉक्स है। तो D2 बॉक्स से आपको जोड़ना है D10 बॉक्स तक, तो D2 से D10 तक आपको जोड़ना है। तो ये आपकी रेंज है और ये रेंज का सिंबल है, कॉलम वाला जो है ये रेंज का सिंबल है। इसका मतलब है यहां से यहां तक, समझ रहे हैं? तो ये चीज है आपकी, क्या बोलते हैं, सम फंक्शन जो है किस तरह परफॉर्म होता है। ओके, और ये अदर फंक्शंस हैं आपके एक्सेल के, जैसे सम हो गया, ओके, प्रोडक्ट हो गया, सॉरी इसमें मल्टीप्लाई में लिख दिया ना, MU लिख दिया, वो प्रोडक्ट है एक्चुअली में, प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं। या सब्ट्रैक्ट हो गया, या डिवाइड हो गया, परसेंटेज हो गया, है ना, ये इसके फंक्शंस हैं, सिंटैक्स हैं आपके, कैसे यूज़ करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैक्स हम यूज़ करते हैं, मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मिन यूज़ करते हैं। पावर के लिए हम क्या करते हैं? पावर लिखते हैं। एवरेज के लिए हम पूरा एवरेज लिखते हैं। ठीक है। स्क्वायर रूट के लिए SQRT का इस्तेमाल करते हैं। काउंट के लिए काउंट करते हैं। ठीक है। करंट मंथ अगर जानना हो तो हम मंथ लिखते हैं और उसके बाद नाउ लिखते हैं। नाउ क्या करता है? नाउ आपका जो आज का इस समय जो मंथ चल रहा है वो आपको बताएगा। सेम चीज है, अगर डे निकालना है तो डे में नाउ लिखेंगे, समझ रहे हो? और अगर सिंपल नाउ लिखेंगे तो वो आपका करंट डेट एंड टाइम बताएगा। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और मैंने जो गलती कर दी, मैं यहाँ पर आपको वो एक बार इरेज करके बता देता हूँ। ठीक है, इसमें ध्यान दे लीजिएगा, मल्टीप्लाई करने के लिए आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, इक्वल टू प्रोडक्ट फंक्शन। ठीक है, और एवरेज निकालने के लिए पूरा एवरेज लिखते हैं, AVG नहीं लिखते। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, आगे आते हैं। इन फाइल एक्सप्लोरर ऑफ विंडोज 10 द कीबोर्ड शॉर्टकट नमलॉक प्लस एस्ट्रिक साइन इज यूज्ड टू। तो नमलॉक आपको पता है कि क्या क्या पता है आपको कि जो कर्सर कीज होती हैं, कर्सर कीज होती हैं, ऐसे कीज होती हैं ना, ये ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, है ना, इनके ऊपर जो है 6 कीज बनी होती हैं यहाँ पे। अगर आपने ध्यान से नोटिस किया हो तो 6 कीज बनी होती हैं, है ना। पहली वाली कौन सी होती है? ये होती है इंसर्ट, है ना, इंसर्ट होती है, होम होती है, ऐसी कीज बनी होती हैं। और यहाँ इसके बगल में ही, इन 6 कीज के बगल में यहाँ पे नंबर कीज होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा होता है ना। और यहीं पे इस कोने में होती है एक की होती है जिसको हम बोलते हैं नम लॉक। कौन सी होती है? नम लॉक की होती है। जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं, ये कीबोर्ड जो नंबर वाला सिस्टम है ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, आप 1 2 3 टाइप कर सकते हैं। तो अगर मैं नम लॉक और एस्ट्रिक साइन को साथ में दबाऊं, एस्ट्रिक साइन ये वाला साइन जो है इसको मैं साथ में दबाऊं, तो क्या शॉर्टकट खुलेगा विंडोज 10 में? क्या काम करेगा ये आपको बताना है। डिस्प्ले और द सब फोल्डर अंडर द सिलेक्टेड फोल्डर, ओपन द प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स फॉर सिलेक्टेड आइटम, डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ सिलेक्टेड फोल्डर, या कोलैप्स द सिलेक्टेड फोल्डर। तो याद रखना कि
नम लॉक के साथ एक्स्ट्रिक साइन जो है वो सारे फोल्डर सब फोल्डर को डिस्प्ले कर देगा एक फोल्डर के अंदर। जिस फोल्डर को हमने सेलेक्ट कर रखा है उस पर हम अगर नमलॉक और एस्ट्रिक साइन करेंगे तो सारे सब फोल्डर को दिखा देगा। वहीं कोलैप्स दी सेलेक्टेड फोल्डर, ये काम है किसका, नमलॉक प्लस माइनस वाली जो की होती है ना, आपने देखिए ना यहाँ पे यहीं पे होती है साइड में नमलॉक, ये नंबर लिखे होते हैं, इसके बगल में माइनस प्लस लिखा होता है यहाँ पे। वो अगर हम डिस्प्ले करना है सारे कंटेंट को तो हम नमलॉक प्लस यूज करते हैं, नमलॉक और प्लस वाली जो होती है उसको हम यूज करते हैं। तो ये इसके फंक्शन है। और देख लेते हैं हम नमलॉक के साथ या फिर बाकी सब क्या यूज करते हैं। अच्छा यही चीज आपको याद, ये तीन चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा पूछा नहीं आता। ओके आगे आते हैं। इन फाइल एक्सप्लोरर ऑफ विंडो 11 के फाइल एक्सप्लोरर में विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स इंक्लूड द हिडन आइटम ऑप्शन। हिडन आइटम ऑप्शन क्या करता है, चीज़ों को हाइड करने के लिए यूज होता है। मान लो आपको एक फोल्डर या फिर कोई एक फाइल को हाइड करना है तो आप प्रॉपर्टीज में जाकर उसको हाइड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप हिडन फोल्ड आइटम्स वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं। तो आपको बताना कि ये हिडन आइटम ऑप्शन जो है ये किस टैब में होता है, व्यू टैब में, शेयर टैब में, फाइल टैब में या होम टैब में। तो ये आपका होता है व्यू टैब में। व्यू टैब में एक ऑप्शन होता है शो के बाद आपको दिखेगा हिडन आइटम्स का ऑप्शन। तो ये चीज आपको याद रखनी है। दिखा देता हूं मैं एक बार, ये आप देख सकते हैं, ये आपका व्यू टैब है कि नहीं है। व्यू टैब में आप देख सकते हैं ये शो ऑप्शन है। शो ऑप्शन में ये ऑप्शन दिख रहा है आपको हिडन आइटम्स का, दिस इज योर हिडन आइटम ऑप्शन, ठीक है। आप किसी को सेलेक्ट कीजिए और हिडन आइटम से कीजिए तो आपसे पूछेगा कि आपको हाइड करना है कि नहीं करना है। आप करना है तो कर लीजिए, ठीक है। और शो भी आप कर सकते हैं। अच्छा मतलब सॉरी, ये हिडन आइटम्स को शो करने के लिए है। अगर इसको टिक कर देंगे आप तो जो आपने चीज़ें छुपा रखी हैं वो आपको दिखने लग जाएंगी, जो फाइल्स हैं वो दिखने लग जाएंगी, ठीक है। अगर ये बाय डिफॉल्ट खाली रहता है तो इसका मतलब क्या है, जो चीज़ें छुपी हैं वो छुपी रहेंगी। ये चीज़ है, ये शो करने के लिए, सॉरी है ना, शो करने के लिए। और वैसे हमें शो करना है तो हम जैसे ये हमने सेलेक्ट कर दिया, इसको हम राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, वहां पे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे हाइड करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा जब क्वेश्चन आएगा ऐसा सिंह, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे आते हैं। विच नेटवर्किंग डिवाइसेस ऑपरेट्स एट लेयर 2 ऑफ द OSI मॉडल एंड फॉरवर्ड डेटा बेस्ड ऑन मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस पे कौन सा काम करता है ये हमने ऑलरेडी दे रखा है। उससे पहले इस क्वेश्चन में OSI मॉडल के बारे में बोला गया है, तो हम थोड़ा सा जो है OSI मॉडल को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता ही है, स्विच हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार जो है शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। OSI मॉडल क्या होता है, ये आपके OSI मॉडल है। इसमें 7 लेयर होती है। सबसे नीचे जो लेयर होती है उसको बोलते हैं हम फिजिकल लेयर, ठीक है। फिजिकल लेयर पे फिजिकल डिवाइसेस वगैरह जो है वो कनेक्ट होते हैं, जैसे आपका स्विच हो गया, राउटर हो गया, ये सब जो है फिजिकल डिवाइसेस। और इसका काम क्या होता है, इट ट्रांसमिट रॉ बिट्स स्ट्रीम ओवर द फिजिकल मीडियम। जो फिजिकल मीडियम है, फिजिकल जो अप्लायंसेस हैं उसमें जो है ट्रांसमिट करती है रॉ बिट स्ट्रीम को। फिर डेटा लिंक लेयर होती है जो डेटा को फॉर्मेट करती है। नेटवर्क लेयर होती है जहाँ पे मतलब कि कहाँ से कहाँ कौन सा जो पाथ है डेटा भेजने का वो तय होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो TCP IP जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उन पर फॉलो करती है, ट्रांसमिट डेटा करती है। सेशन लेयर जो है कनेक्शन को मेंटेन करती है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग पोर्ट्स एंड सेशंस। वहीं प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो प्रेजेंटेशन में हेल्प करती है। इट इंश्योर्स दैट डेटा इज यूजेबल फॉर्मेट एंड इज वेयर डेटा एन्क्रिप्शन अकर। तो यहीं पे जो है डेटा एन्क्रिप्शन अकर होता है। एप्लीकेशन लेयर जो हमारी लास्ट लेयर जो हम लोग को दिखती है स्क्रीन पे, दैट इज योर एप्लीकेशन लेयर। इट इज ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन लेयर जहां पे एप्लीकेशन कैन एक्सेस दी नेटवर्क सर्विसेज। तो आपसे सेकंड लेयर की पूछी है कि सेकंड लेयर पे जो डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस, वो कौन सा यूज होता है जहां पर डेटा को हम फॉरवर्ड करते हैं फ्रॉम फिजिकल लेयर से, ठीक है। तो आप और बेस्ड ऑन मैक एड्रेस, तो आपको पता है मैक एड्रेस पे कौन सा यूज होता है, दैट इज योर स्विच। ये हम बार बार देख चुके हैं। राउटर क्या करता है, रास्ते राउट करता है,
कि कौन सा रास्ता जो है आपका डेटा भेजने के लिए सही है। हब जो है वो भी आपको पता है, मल्टीपल डेटा को मल्टीपल कंप्यूटर्स को डेटा भेजना है तो हब इस्तेमाल करते हैं। फायरवॉल तो जो है वो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा गया है, तो आपको डिवाइसेस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, आगे आते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिंट प्रीव्यू फीचर? प्रिंट प्रीव्यू फीचर का क्या यूज है? तो ये क्वेश्चन भी आपसे बार बार पूछा गया है, कंटिन्यूस पूछा गया है। तो प्रिंट प्रीव्यू नाम से समझ में आ रहा है कि प्रिंट जो हम कर रहे हैं उसको प्रीव्यू करने के काम आएगा। टू फॉर्मेट द फॉन्ट एंड स्टाइल ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ये नहीं, ये तो आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है, उस वो काम करता है ये, इसका प्रिंट प्रीव्यू से कोई काम नहीं है, ठीक है। टू इंसर्ट इमेजेस एंड ग्राफिक्स इन टू दी डॉक्यूमेंट, ये तो फॉर्मेट ऑप्शन यूज करता है उसके लिए। टू चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये भी नहीं। टू व्यू हाउ डॉक्यूमेंट विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड, ये सही ऑप्शन है कि प्रिंट करने से पहले आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट जो है आपका, जो जिसको प्रिंट करना है वो कैसा दिखेगा प्रिंट होने के बाद, वो आप प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, प्रिंट में आपको ऑप्शन मिलता है प्रिंट प्रीव्यू का, ठीक है। जब प्रिंट प्रीव्यू क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे प्रिंट प्रीव्यू वाला, तो इस तरह से दिखेगा कि भैया आप जो प्रिंट करने वाले हैं वो पेज के ऊपर ऐसा दिखेगा, जैसे ये इंफॉर्मेशन है ये ऐसी दिखेगी, ठीक है। उसके बाद आप प्रिंट कर देंगे तो सेम जो है जैसा दिख रही है वैसा पेज में प्रिंट हो जाएगा प्रिंट करने के बाद। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहीं पे जो है हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आई होप कि ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, काफ़ी चीज़ें आपने इससे सीखी होंगी और मेन चीज़ है आपको मज़ा आया होगा इस सेशन में। ऐसे ही आज हमने सीजीएल टायर 2 का डिस्कशन किया है। नेक्स्ट टाइम हम सीएचएसएल जो टायर 2 हुआ था उसका हम डिस्कशन करेंगे और हम उसके पीवाईक्यूज लगाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मस्त रहिए, बिंदास रहिए और साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।